So hi guys, welcome to the next lecture. Firstly, we'll go on with the active recall of the four cases which we studied: SS Lotus, North Sea Continental Shelf case, asylum case, which was Colombia versus Peru. In relation to that, it was Anglo-Norwegian as well as Scotia. Right? SS Lotus में लोटस प्रिंसिपल्स थे, दो लोटस प्रिंसिपल्स थे. लोटस प्रिंसिपल. If you have read the previous lecture, write it in the comment. Write the two principles in the comment. Then in North Sea Continental Shelf 1958 of Geneva Convention was involved. आर्टिकल 6 में इक्विडिस्टेंस रूल्स की बात करी हुई है, जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने. रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ. एक्स एको एट बोनो का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे, विच इज़ नोन एज द जस्ट एंड गुड प्रिंसिपल. देन द कॉन्सेप्ट केम अराउंड हाउ अ यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस विल बिकम अ कस्टम. उसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे: कोलंबिया वर्सेस पेरू, एंग्लो नॉर्वेजियन केस एंड स्कॉटिया केस. कोलंबिया वर्सेस पेरू में क्या था नाम उनका? हेया डेल तोरो, इफ़ आई एम राइट. आप ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स लिख के आएंगे ना तो आपका ही फ़ायदा होगा. मतलब इससे पता चलेगा एग्जामिनर को, जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा है, दैट यस इन डेप्थ स्टडी हुई है. राइट, this is the thing. Next we'll come into another important concept. You can expect a question if someone is not asking a question on the previous custom topic. GPL becomes fairly important as well. It is given under article 38(1)(1) of statute of ICJ. So GPL के भी कुछ concepts मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे. GPL में इक्विटी इन्वॉल्व होता है, गुड फेथ इन्वॉल्व होता है. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टेबल, आई विल टेल दैट एज वेल. रेस जुडिकाटा एंड प्रिस्क्रिप्शनरी राइट्स. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच विल बी डूइंग टुडे. आर्टिकल 38C of ICJ classifies general principles of law as one of the sources of IL, international law. It has to be noted that these principles have achieved near universal acceptance. Right? मतलब GPL का मतलब क्या हुआ? अब इसका अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तब भी हम GPL के बारे में लिख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे लॉ के जो हमेशा फॉलो होंगे, यूनिवर्सली फॉलोड. राइट, सो दिस इज इट. Next we'll move on to this paragraph. Many people say that GPL of many countries are derived from municipal laws of that particular country. For example, एक पर्टिकुलर कंट्री है, फॉर एग्जांपल X एंड Y. यहाँ पे ऑलरेडी एक म्यूनिसिपल लॉ है, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो यहाँ की गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या पता ट्रेड का फ़र्क आ रहा है, पर यहाँ की ट्रेड इज़ गवर्न थ्रू देयर म्यूनिसिपल लॉज. राइट, सो ड्यू दिस प्रॉब्लम विल अराइज, फॉर एग्जाम्पल विच इज़ करेंटली देयर इन द US regime as well. So for that we have to understand that municipal laws are certainly right. So for that we have to understand that particular municipal laws can change and affect the GPL as well, general principles of law. Right, उस टाइम IL में क्या नॉर्म चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा. इकोनॉमिकली कितनी वायबल है कंट्री, ये सब देख के हमें GPL बनाने पड़ते हैं.
इट डिपेंड्स, क्रिमिनल चीज़ों पे भी हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉज पर भी। इन एवरी लॉ इट कैन बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील पे भी बनाया गया। अब जिसको कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो बताइए कमेंट्स में कि मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर पता है तो कमेंट में लिखिए। राइट, whenever the principles are generally accepted, it becomes an important source of international law, and it does not matter as to whether the principle is borrowed from municipal law or not. Right, आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कस्टम और जीपीएल में क्या फ़र्क है। बट when the principles are generally accepted, it becomes an important source of IL. अगर जनरल एक्सेप्ट हो जाएगा, जनरली एक्सेप्ट हो जाएगा तो IL का सोर्स बन जाएगा, ऑफ कोर्स दैट इज़ द नॉर्म, राइट। एंड इट डज़ नॉट मैटर कि वो जो GPL है वो म्यूनिसिपल लॉ से लिया गया है या नहीं। A municipal law can also be recognized as an international law if it is accepted by civilized nations generally. Right? ये आपको समझना पड़ेगा। म्यूनिसिपल लॉ कैन ऑल्सो बी रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल लॉ अगर सिविलाइज्ड नेशंस ने जनरली एक्सेप्ट कर रखा है। तो सिविलाइज्ड नेशन कौन सा है इसको डिटरमाइन कौन करेगा लेकिन, राइट। तो हाँ, सिविलाइज्ड नेशन जो मेजरली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको माना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसका आग्रह निकाल सकते हैं कि हाँ, उन्होंने जो चीज़ एक्सेप्ट कर रखी है वो सही ही होगी। फॉर एग्जांपल EU के कुछ लॉज से हम इंडिया के लॉज बनाते हैं, ठीक है। अनसिट्रल से IT एक्ट बना था, राइट। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये लाइन ऐड करी गई है। आर्टिकल 20 आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये GPL है या नहीं। आर्टिकल 20 में किस किस चीज़ की बात करी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? डबल जेओपार्डी, कि किसी को भी सेम क्राइम के लिए हम 2 बारी अंदर नहीं डाल सकते जेल के, ठीक है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। खुद के खिलाफ तुम कितना एविडेंस दोगे, खुद के खिलाफ तुम अपने आप को जेल में डालने के लिए कितनी बातें बोलोगे, उस चीज़ के बारे में बात करी गई है। इसमें बहुत सारे रेलेवेंट जजमेंट्स भी हैं जो मैं आपको कॉन्स्टी की क्लासेस में समझाऊंगा, राइट। एंड नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉस, बट द कैच इज टैक्स लॉ हो सकता है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर लॉ को तुम बैक डेट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जेल हो जाती है, आपको कोर्ट कहता है क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कि आपको जेल नहीं होगी। नेक्स्ट डे लॉ चेंज हो जाता है, लॉ चेंज हो जाता है, राइट। और वो अगर चेंज हो गया, उसने बोला है कि अब आपको जेल होगी, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा कि आपको जेल करानी पड़ेगी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के थ्रू, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं हम अब सबसे पहले GPL में। प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन इज मोर ऑफ अ प्रॉपर्टी राइट, राइट, प्रॉपर्टी राइट। तो मैं एक्सप्लेन करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज अ राइट और अ क्लेम टू अ राइट फाउंडेड अपॉन एंजॉयमेंट ऑफ पोजेशन ओवर अ टेरिटरी। दिस एंजॉयमेंट हाउएवर हैज़ टू बी कंटिन्यूअस एंड अनडिस्प्यूटेड, ठीक है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे आपका प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक अगर आप वहाँ पे स्थित हैं, अगर आप रहते हैं और पीसफुल ऑक्यूपेशन या पोजेशन है, तो आपको ओनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। इसको आइडियली तो कब्जा कहना कहते हैं हिंदी में, लेकिन इसको हम लीगल कब्जा बोलेंगे, लीगल कब्जा। इसमें 2 केसेस हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी। आइलैंड ऑफ पाल्मास केस एंड मेनिस्कुअस एंड एक्रेहस केस, जो फ्रांस वर्सेस यूके का है। एंड यस, आई गया आइलैंड ऑफ पाल्मास केस में क्या बात करी गई है? ये है USA वर्सेस नीदरलैंड का। ये था एक आर्बिट्रेशन मैटर। केस में डिस्प्यूट था USA और नीदरलैंड के बीच ओवर पाल्मास आइलैंड। USA का आर्ग्यूमेंट ये था कि फिलीपीन के आर्किपेलागो ने, फिलीपींस का जो आइलैंड है ना, वो बहुत सारे आइलैंड्स हैं एक साथ। अगर आप देखेंगे
वैसे बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं, तो उसको हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। ठीक है, आर्कीपेलागो अगर आप देखें आर्कीपेलागो कैसे बनता है, तो आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर राइट, ओशन क्रस्ट जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जा रहा होता है तो यहाँ से निकलते हैं आर्कीपेलागोस। ठीक है, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई यूपीएससी नहीं पढ़ रहा है तो कृपया इग्नोर करिए। ठीक है, दिस आइलैंड वॉज इंक्लूडेड इन फिलीपींस आर्कीपेलागो एंड स्पेन हैज सीडेड इट टू यूएसए थ्रू ट्रीटी ऑफ 1898। यूएसए का आर्गूमेंट ये था। नीदरलैंड जी ने ये बोला कि स्टेट्स दैट फ्रॉम 1700 to 1906 Netherlands enjoy the unopposed usage of island, which means it is undisputed ownership, essentials of prescription rights. In this case, arbitrator Huber looked into the undisputed possession of Netherlands owner over the Palmas for well over 2 centuries, मतलब 200 साल तक ये रूल कर रहे थे नीदरलैंड्स वाले. And by application of prescriptionary right of the property, the arbitrator conceded that this right comes under GPL recognized by various nations. ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप है, इस वजह से ये GPL के अंतर्गत आएगा. सीधी बात, बहुत ही सिंपल सा केस था. अगला केस है अपना मिनिस्क्यूअर्स प्लस एक्रेहॉस आइलैंड, फ्रांस वर्सेस यूके का केस है. आइलेट्स थे, आइलेट्स छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं जिनका ग्रुप बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं आइलेट्स. छोटे आइलैंड्स का ग्रुप आइलेट होता है, सीधी बात. देयर वर ग्रुप्स ऑफ आइलेट्स सिचुएटेड इन ब्रिटिश आइलैंड ऑफ जर्सी एंड कोस्ट ऑफ फ्रांस. ठीक है, 2 टेस्ट्स वर लेड डाउन बाय द ICJ फॉर द स्टेट्स टू एंजॉय प्रिस्क्रिप्शन राइट्स. कि डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए पोजेशन का, पहली बात. दूसरी बात, एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर नेशन को अगर वो क्लेम कर रहा है कोई प्रॉपर्टी. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. जो यूके का क्लेम था वो यहाँ पे प्रूव हुआ क्योंकि यूके ने फुलफिल कर दिया टेक्स्ट, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस था पोजीशन का प्लस एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी थी दोनों आइलैंड्स में. अब हम आएंगे नेक्स्ट में, विच इज़ रेस जुडिकाटा एज GPL. रेस जुडिकाटा एज GPL. Right, this is it. It means the thing adjudged, which means if something is already decided, you can't like forcefully try to overturn it. That is the basic sense of res judicata. ठीक है, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी जज्ड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो उसको हम बार बार उसको चेंज करने के लिए नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट में फिर भी बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस होती है, रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं हम, क्यूरेटिव भी कर सकते हैं, आई गेस. राइट, सो UN एडमिन ट्रिब्यूनल का केस था ये, एक इसका जो हम केस लिखेंगे. द UN सेक्रेटरीट देयर वर ऑफिसर्स हु वर रिमूव्ड बाय सेक्रेटरी जनरल. ठीक है, दे सेड दैट इट वाज मैलिफाइड एंड दे देन वेंट टू ट्रिब्यूनल which was created within the UN, and then the award was passed by the tribunal. Some were officers reinstated. Okay, some were reinstated, right? And the GA asked the advisory opinion of the ICJ. रेस जुडिकाटा के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए डेफिनेशन. पहली बात तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट दैट आर नॉट ओनली बाइंडिंग बाय द पार्टीज बट आर फाइनल कैन नॉट बी रीओपन्ड बाय द पार्टीज. फाइनल डिसीजन नहीं ओपन हो सकता है बार बार, ध्यान रखिए इस बात का. इन UN सेक्रेटेरिएट देयर वर ऑफिसर्स हु वर रिमूव्ड बाय सेक्रेटरी. देखो UN का सेक्रेटेरिएट था, यहाँ लिख देता हूँ, UN सेक्रेटेरिएट था, रिमूव हो गए थे ऑफिसर, सेक्जन ने रिमूव किया था, सेक्जन जो हेड है UN का उन्होंने रिमूव कर दिया था. ठीक है, दे वेंट टू, फिर वो लोग ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल ने बोला कि ICJ का ओपिनियन चाहिए. अब ICJ का ओपिनियन आएगा. ICJ ने बड़ी अच्छी बात बोली. ICJ ने बोला दैट ट्रिब्यूनल वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, नॉट अ सबॉर्डिनेट ऑफिस. वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफिस था. ठीक है, इट वॉज अ जुडिशली इंडिपेंडेंट बॉडी
Therefore, General Assembly has no option but to comply with the judgment of the tribunal. कंप्लाई करना ही पड़ेगा ट्रिब्यूनल के. ट्रिब्यूनल की जजमेंट क्या थी कि सम ऑफिसर शुड बी रीइंस्टेटेड. ठीक है. So by pronouncing this judgment, therefore General Assembly has no option but to comply with the judgment of the tribunal. Additionally, tribunal had heard the matter and pronounced its final award. If GA would take up the matter again, it would be hit by res judicata, which is a principle generally accepted by civilized nations. ठीक है. अगर जीए ये मैटर फिर से लेगा जो उन्होंने आईसीजे के साथ किया, तो ये ऑलरेडी एक बाइंडिंग जजमेंट के ऊपर आरएस जुडिकाटा लग जाएगा. सो दैट मीन्स द जीए कांट डू दिस अगेन एंड अगेन. रेस जुडिकाटा से वो हिट हो जाएगा. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. बेटा ये कर देता हूँ यहाँ पे, रेस जुडिकाटा से हिट हो जाएगा. राइट. जीपीएल, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, ऑल ह्यूमन राइट्स टू बी इंक्लूडेड, प्रिंसिपल्स ऑफ मतलब एक और जीपीएल ये है. जीपीएल मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके लिखा हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. यस, जीपीएल और ये भी हैं, ये मैंने ऐड करके लिखे हुए हैं. आप लिख सकते हैं अपने आंसर में अगर आपको पॉइंट्स ऐड करने हो तो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो. थर्ड इज दी एस्टोपल थिंग. एस्टोपल मतलब रोकना. ठीक है, किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप कर देना. एस्टोपल एज अ जीपीएल asserts that parties are bound by their previous acts which cannot be ignored in subsequent litigation. Case, award of King of Spain. Beautiful case. It was between Honduras and Nicaragua. It was a boundary dispute. ठीक है. There was a boundary dispute between Honduras and Nicaragua. For mediation, they gone to the King of Spain. They gave it to the King of Spain to mediate the boundary dispute. King of Spain in 1906 passed an award. This award was rejected by Nicaragua, and Nicaragua challenged it to ICJ. Right. निकरागुआ ने इसको चैलेंज कर दिया आईसीजे में. आर्ग्यूमेंट क्या था? आर्बिट्रेटर वॉज मालाफाइड, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर वॉज इरेगुलर, देयरफॉर अवार्ड शुड बी सेट असाइड. वहाँ इन्होंने ये बोला कि भाई साहब आपने पहले आर्बिट्रेटर के पास क्यों नहीं गए? सीधा किंग ऑफ स्पेन के पास क्यों गए आप? ठीक है. जब भी एक आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होता है ना, तो हम मेरिट्स देखते हैं उस अवार्ड के. ठीक है. आर्बिट्रेटर ये कहता है कि मेरिट तो है ही नहीं, क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास ही तुम पहले आते तो. ठीक है, मतलब आईसीजे ने बोला, समझे? आर्बिट्रेटर के पास तो ऑलरेडी गए थे, आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया अपने मेरिट्स पे. ठीक है. आईसीजे ने बोला कॉम्पिटेंस पे क्यों तुम क्वेश्चन उठा रहे हो? राइट. सो दैट वाज द प्रोस्पेक्ट व्हिच वाज इन्वॉल्व्ड हियर. King of Spain in 1906 passed an award and this award was rejected XYZ. तो निकरागुआ का ये आर्गूमेंट था, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है साथ साथ, आप देख सकते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल वॉज अप्लाइड कि आईसीजे ने उन्हें स्टॉप कर दिया इससे आगे जाने से. वॉज अप्लाइड एंड द कोर्ट स्टेटेड दैट द अबव 2 points were not raised in front of the arbitrator, and then the ICJ stated that by conduct of Nicaragua they have accepted the jurisdiction of the arbitrator of King of Spain, है ना, which is known as acquiescence. ठीक है. ये आप लिख देंगे, नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे. सीधी बात तो ये है. नंबर मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस केस का ये है कि किंग ऑफ स्पेन का जो अवार्ड था वो सही था, आईसीजे ने ये बोला, और एस्टोपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया. फोर्थ कॉन्सेप्ट वी हैव इज इक्विटी. The principle was upheld and used by ICJ in North Sea Continental Shelf case. North Sea Continental Shelf case में क्या हुआ था? North Sea Continental Shelf case में क्या हुआ था? अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे. ठीक है. Wherein on the grounds of equity, Article 6 of Geneva Convention,
on continental shelf was held inapplicable, right? Next topic we have is the difference between preemptory एंड परएम्पेटरी नॉर्म. ठीक है, प्री का मतलब पहले, एक इवेंट से पहले जो भी चीज़ें फॉलो होंगी उसे बोलते हैं प्री एम्पेटरी नॉर्म. ठीक है, और परएम्पेटरी का मतलब होता है इट शुड बी obeyed. It is a principle. If any principle is a peremptory norm, it should be obeyed without any explanation, right? It is final in nature, it is binding in nature, right? It is very important in article 38. A treaty is void if it conflicts with peremptory norms. Now reading article 53 of VCLT, treaties conflicting with a peremptory norm of general international law are void. Just a second, are void. Understood? Now we'll come to the concept of Hughes cogents. Hughes cogents. Oppenheim has defined Hughes cogents as universally recognized principles of international law. It is also a universally or unanimously recognized customary rule of international law. For example, a treaty permitting privacy is void for being contrary to the universally recognized principle of international law. ठीक है, सीधी बात यही है. इट इज़ अ यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल, कस्टमरी रूल होता है ये. ठीक है, अ ट्रीटी परमिटिंग प्राइवेसी इज void. Just a second. A treaty permitting privacy is void for being contrary to the universally recognized principle of international law, right? As per article 53 of VCLT, 4 की क्राइटेरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है. Sorry, yeah. There has to be a norm of general acceptance of international law. There has to be acceptance by the international community of states as a whole. There cannot be derogation of this norm. The Hughes cogents can only be modified by a new norm having the same status. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम साथ साथ. ठीक है, there has to be a general norm, acceptance होनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की. No derogation. The Hughes cogents can only be modified by new norm having the same status. New norm. GADN square. GAD n square is the mnemonic for it. आप लोगों के सामने बनाया. ठीक है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए. ये कहीं पे भी अगर आपका ह्यूज क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा तो आपको आर्टिकल 53 ऑफ VCLT तो लिखना ही है. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. सॉरी, ये तो मैंने डबल कर दिया. यस, नाउ ऑल GPL आर नॉट ह्यूज क्वेश्चंस बट सम हैज़ बिकम नाउ. ठीक है, आप कौन से बने अपना ब्रेनस्टॉर्म करिए और बताइए कमेंट्स में. हमें एक्टिवली ये पढ़ना पड़ेगा हम दोनों को एक साथ, क्योंकि मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन हम लोगों को साथ में ये पढ़ना पड़ेगा. अगर हम साथ में नहीं पढ़ेंगे तो आप भूलते चले जाएंगे, और भूलना है नहीं. अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते भूलना. ठीक है, अब जिनको आप अफोर्ड कर सकते हैं भूलना, आप उनको ऑलरेडी भूल चुके होंगे. सॉरी, अ जोक. बट वील मूव ऑन टू द सेकेंडरी सोर्सेज नाउ. राइट, ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है. आप खुद बताइए क्या है, कौन से लॉ का पार्ट है, क्या हुआ है इसमें. देखिए, इंडिया की बाउंड्री बनाई है मैंने बहुत ही ख़राब. 12 नैनोमीटर की जो बाउंड्री है वहाँ पर स्टेट वाटर्स होते ही हैं. तो अनक्लॉस में कोडिफाई हुआ उससे पहले भी, लेकिन ये माना जाता था. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देते हुए ही GPL का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा है और अभी तक बढ़ ही रहा है. नाउ विल कम ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज. Difference between judicial decision and pronouncement. The court ICJ looks into the ratio decidendi
of the judgment and not obiter dicta. Then if we go through the article 59 of the statute, it is written that the decision of the court has no binding force except between parties and in respect to the particular case. देखिए कॉन्सेप्ट होता है ऑबिटर डिक्टा. ऑबिटर डिक्टा एंड रेशियो डेसिडेंडी. Ratio decidendi is the binding part of the judgment. Right. But there is no prerequisite that a judge cannot give an obiter at the same time as well. So obiter are said in a judgment, but they are not binding in nature. That is a simple explanation of the difference between obiter dicta and ratio decidendi. Right. अब यहीं पे भी सेम बात इंटरनेशनल लॉ में अप्लाई होती है. इट इज़ रिटन ऑन आर्टिकल 59 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ ICJ that the court has to accept the binding force and it should always be between the two parties involved plus the two states involved or more than two states involved. मतलब जो सिर्फ इन्वॉल्व है केस में उनके बीच में ये चीज़ इन्वॉल्व होगी, उसके अलावा किसी में नहीं होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास इज रिलेशन बिटवीन IL एंड ML. मैं ऑफ कोर्स ये पूरा समझाऊंगा आप लोगों को, थ्योरी समझाऊंगा, केस लॉज होंगे, स्टेट प्रैक्टिसेस क्या हैं वो समझाऊंगा. ये होगी हमारी अगली क्लास में. ये क्लास 8 तो नहीं है ऑफ कोर्स. ठीक है. तो तब तक LSS, like, share and subscribe. Any doubts if you have, write in comments and take care. Bye.